नमस्कार दोस्तों, आपका मैं अमन प्रजापति स्वागत करता हूं अपने चैनल क्वांटम एरिया में। आइए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शिफ्ट। उसके पहले हमें बात करना होगा स्फेयर्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे, पूरी डिटेल वीडियो है ये स्फेयर्स के बारे में, स्फेयर्स कैसे होते हैं और उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आ सकती है। आइए बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्फेरिकल शेल्स जो होते हैं वो दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल शेल्स कंडक्टिंग हो सकते हैं ड्यू टू मटेरियल के बेसिस पे। मटेरियल के बेसिस पे हमने जब बांटा तो ये कंडक्टिंग हो सकते हैं और इंसुलेटिंग हो सकते हैं। तो अब इंसुलेटिंग हो सकते हैं, उसके बाद डेंसिटी के बेसिस पे जब हम बांटने तो ये सॉलिड हो सकते हैं और होलो हो सकते हैं। अच्छा, जब ये सॉलिड और होलो हो सकते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और हॉलो है या सॉलिड है उस पर डिपेंड करेगी, और या मटेरियल कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है। चलिए आइए देखते हैं आगे केसेस पढ़ते हैं, इनमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफर करेगी वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम हॉलो इंसुलेटिंग और सॉलिड इंसुलेटिंग की बात करेंगे। तो जब हम हॉलो इंसुलेटिंग की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर में आप क्या देख पा रहे हैं, हॉलो इंसुलेटिंग होगा तो जितना भी चार्ज होगा वो सब आउटवर्ड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं तो चार्ज बाहर की तरफ जा नहीं पाएगा। तो यहां पे चार्ज कहां होगा, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। लेकिन जब हम इंसुलेटिंग की बात करते हैं, तो वहां पे ये रेडियस अगर आर है तो यहाँ पे जो वैल्यूम होगा उस थ्रू आउट द वैल्यूम, क्योंकि डेंसिटी पूरे में है, इंसुलेटिंग है तो चार्ज कहीं भाग नहीं सकता। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके पूरे थ्रू आउट वैल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout वैल्यूम। पूरे वैल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आइए अब कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के बीच में हम कंपैरिजन कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग की। तो सॉलिड कंडक्टिंग में ये मान लीजिए रेडियस यहाँ पे आर है, तो इसमें कंडक्टिंग पूरा डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में तो ये पूरा अकर करेगा, मतलब इस डेंसिटी इसमें पूरी फैली हुई है तो इसके चार्ज भी थ्रू आउट द वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन कंडक्टिंग होने की वजह से ये सारा चार्ज थ्रू आउट द सरफेस कलेक्ट हो जाता है। सारा चार्ज जो है थ्रू आउट द सरफेस कलेक्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ये कंडक्टिंग है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया तो कंडक्शन की वजह से ये क्यू चार्ज ऑन द सरफेस आ जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। अब आगे बढ़ते हैं, हॉलो कंडक्टिंग को देख लेते हैं। हॉलो कंडक्टिंग में भी सेम केस रहेगा, क्योंकि यहां तो डेंसिटी है ही नहीं, यहां अंदर की तरफ रेडियस आर है तो यहाँ पे अंदर की तरफ तो कोई मटेरियल ही नहीं है। अगर मटेरियल ही नहीं है तो अंदर चार्ज जा ही नहीं सकता, मतलब कि यहाँ का भी चार्ज जो है सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ का चार्ज भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यानी कि ये दोनों बातें, ये जो हमने बात लिखी ये बात दोनों के लिए ही ट्रुथ हो जाएगी। ये बात दोनों के लिए ही मान्य होगी। तो ये दोनों के लिए सेम बातें हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे
हॉलो कंडक्टिंग, क्योंकि सब पे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन सरफेस की वजह से हम जो है जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आने वाली है, उसको कैलकुलेट करेंगे। और अपना पुराना सा फंडा जो हम अक्सर लगाते आए हैं उसी को लगाएंगे, और वो है गॉस लॉ। रेडियस आर है, और यहाँ पे हम हॉलो कंडक्टिंग की अगर बात करें या इंसुलेटिंग, हॉलो इंसुलेटिंग की बात करें, या फिर हम यहाँ पे सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर सकते हैं। तीनों केसेस एक ही बनेंगे, तो तीनों केसेस, क्योंकि सारा चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने गॉसियन सरफेस बना ली है, और हम देखते हैं इसके आउटवर्ड पोजीशन पे, मान लीजिए पॉइंट पी है, और यहां से यहां की रेडियस हमने थोड़ी देर के बोल दी स्मॉल आर, और ये वाली रेडियस जो है हमने बोल दी कैपिटल आर। ठीक है, जो टोटल स्फीयर की रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर, और जो बाहर पॉइंट तक की स्फीयर की जो रेडियस यानी गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केसेस बनेंगे क्योंकि अंदर भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर कुछ और होगी, अंदर कुछ और होगी, और सरफेस पे कुछ और होगी। हमारे पास तीन केसेस बन सकते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, इसमें हम देखेंगे कैपिटल आर इज स्मॉलर देन स्मॉल आर, यानी कि ये जो केस होगा यहाँ पे कैपिटल आर बड़ी होगी, यानी कि पॉइंट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। अब अगर पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है तो हम इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता था E.ds। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पे रेडियस का केस है, स्फीयर का केस है, तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर आएगा। ये रेडियली आउटवर्ड, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हम देखें तो इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगा। अगर ये जो एरिया वेक्टर है ये रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालनी ही है। तो हम यहाँ पे ds की जगह पे, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटा cos थीटा लगे तो फ्लक्स का हमारे पास cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में 0 बनना है। अच्छा, इनके बीच में, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात की नहीं गई, यहाँ पे केवल एरिया वेक्टर की बात की गई है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। जब भी हम सारे केसेस देखेंगे तो उसमें हमें मान के चलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियली आउटवर्ड है तो एरिया वेक्टर भी हमारा रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा cos 0 डिग्री और EDS। लाइन इंटीग्रल यहाँ पे लगा देते हैं, और जो हमारा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा EDS लाइन इंटीग्रल, और ये जो है cos 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है, ये हम जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हम और देखेंगे कि अब दूसरा फ्लक्स निकालेंगे। दूसरा फ्लक्स क्या कह रहा है, गॉस लॉ के हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फ्लक्स आता था। तो हम दोनों फ्लक्सेस के फार्मूले को इक्वेट कर देंगे। पहला फार्मूला है हमारे पास फाई EDS, तो हमारे पास ये जो फ्लक्स है ये है E, और यहाँ पे सरफेस एरिया लेना पड़ेगा आउटवर्ड स्फीयर का, वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इस फार्मूले को हम फर्स्ट मान के और अगली इक्वेशन को ये सेकेंड मान के हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो होगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये
जब हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि यहां से अगर हम गॉस लॉ से अगर हम कूलॉम लॉ का भी अगर डेरिवेशन करना चाहें तो यहाँ पे हम बस इस पॉइंट चार्ज की, यहाँ पे जो पॉइंट P है, P पॉइंट है, यहाँ पे हमें बस दूसरा चार्ज लेकर चलना होगा बस, और उसके बाद हम जो है कूलॉम के नियम का आराम से डेरिवेशन कर पाएंगे। आगे बढ़े तो अब हम केस सेकंड देखते हैं। अगले केस में केस 2, अगले केस में हम देखेंगे कि अगर R जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाए। अब इस केस में क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है कि ये जो स्फीयर है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि सरफेस के ऊपर हमारा बन जाएगा। सरफेस के ऊपर जब बनेगा तो ये वाली R ये R के बराबर हो जाएगी। सेम केस, सेम टाइप ऑफ डेरिवेशन, यानी कि ये जो फार्मूला हमारा आया था ये वाला, इस फार्मूले में बस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। सेम टाइप से डेरिवेशन होगा। अब हम केस 3 की बात कर लें। जब हम केस 3 की बात करेंगे तो ये जो केस 3 होगा इसमें स्मॉल r, ये पहला केस देखिए हमने क्या लिया था, पहला केस देखा था कि स्मॉल r बड़ा होगा, उसके बाद हमने देखा इक्वल होगा, उसके बाद हमने देख लिया कि इक्वल होगा। अब हम देखेंगे कि ये स्मॉल r जो है छोटा होगा कैपिटल R से। यानी कि अब अगर गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इस केस में जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो अंदर की तरफ कहीं बनेगी गॉसियन सरफेस। यहां से ये दूरी आ जाएगी हमारी R, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा ये कैपिटल R। अब गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ है, फिर से वही काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जो हम फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से निकालते थे गॉसियन सरफेस का जो हम लोग फ्लक्स निकालते थे Q बाई एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पे Q इनसाइड लिया जाता था, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चूंकि सारा चार्ज अब देख पाएंगे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा Q इनसाइड वो 0 बन जाएगा। हमारा जो Q इनसाइड होगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ कोई चार्ज ही नहीं है, वो सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा 0, और अगर फ्लक्स 0 है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 0 हो जाएगी। ये तो हमने देखा, तीनों केस हमने पढ़ लिए हैं, तीनों केसेस हमने पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर क्या होते हैं उनके बारे में जाना, इसके बाद जो है हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हमने डेरिवेशन किया हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और इस हॉलो इंसुलेटिंग का, उसमें हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे पास बस एक रह जाएगा, इसके बाद हमारा एक डेरिवेशन रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटिंग शेल। अब सॉलिड इंसुलेटिंग की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो रह जाएगा, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।